नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी की खास प्रस्तुति हमारे साप्ताहिक शो हेलो डॉक्टर में। हर सप्ताह हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं किसी न किसी खास रोग के बारे में। हिंदुस्तान में यकृत अर्थात लीवर की इन्फेक्शन के कारण बहुत सारी जानें चली जाती हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, जो कि पिछले 10 साल से इसी फील्ड में कार्यरत है। सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस अर्थात वह बीमारी जो लीवर के इन्फेक्शन से होती है, जी, क्या है एग्जैक्टली हेपेटाइटिस? देखिए, हेपेटाइटिस का अगर मूल अर्थ देखें हम तो हेपेटिक बनता है लिवर से, मतलब लिवर, और आइटिस हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी मेडिकल साइंस में कोई भी सूजन के लिए। तो अगर उसका हम बिल्कुल ट्रांसलेशन करें तो लिवर में सूजन, लेकिन इसका मतलब है लिवर में इन्फेक्शन। जब हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस तो इसका मतलब लिवर में इन्फेक्शन जो वायरस से हुआ है। और ये बहुत तरह के वायरसेस होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस एक बीमारी नहीं है। वायरल हेपेटाइटिस में बहुत सारे वायरसेस हैं जो वायरल हेपेटाइटिस कर सकते हैं। हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार सुनने में आते हैं। एक आम आदमी को सिर्फ ये पता है कि उसे लीवर की कोई बीमारी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स की भाषा में A, B, C कई तरह के इसमें संक्रमण होते हैं, कई तरीके से इसे विभाजित किया जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक आम बीमारी की जो कि पीलिया के नाम से जिसे जाना जाता है, बिल्कुल, वो कौन सा बीमारी है और उसके लक्षण क्या क्या हैं जिससे कि एक आम आदमी समझ सके कि उसे पीलिया हुआ है या होने जा रहा है? हाँ, इसको मैं इस तरह कहूँगा कि पीलिया जो है, लिवर में कोई भी बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां हो, लिवर का फंक्शन है पित्त का। लिवर के बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से एक पित्त का बहाव है, पित्त को बनाना है। तो लिवर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिससे पित्त बढ़ सकता है। तो जॉन्डिस एक लक्षण है बहुत सारी बीमारियों का, जिसमें से सिर्फ एक बीमारी हेपेटाइटिस है। तो यस, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E और अब F, G भी होती है, लेकिन ज़्यादातर हम A से लेके E तक की बात करते हैं। अगर मैं लक्षण की बात करूं तो मैं अपने मरीजों को जहां तक वायरल हेपेटाइटिस के लिए समझाता हूं, वो A और E को वो एक साथ समझें, जो कि समान हैं, और ऐसे ही B, C और D काफ़ी आपस में समान हैं। अगर मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है? जी हाँ। वो ए के बारे में कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए के बारे में कहा जाता है कि जल जनित बीमारी है, मतलब कि वो वाटर का जो पॉल्यूशन है या गंदगी वाला पानी पीने से या किसी भी तरीके से यूज करने से वो बीमारी होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हम हेपेटाइटिस ए की बात करें कि किस प्रकार से होती है, किस तरह के इसमें लक्षण आते हैं और किस तरह के रोग इससे होते हैं। देखिए, ए साथ में मैं कहूँगा ई को रखिए। ठीक है। ए और ई ज़्यादातर समान चीज़ों की वजह से होते हैं। जी हाँ। समान लक्षण होते हैं और समान ही उसका रिजल्ट होता है और ट्रीटमेंट होता है ज़्यादातर। ए और ई गंदे पानी से होते हैं, या जिसको हम इंग्लिश में फीको ओरल रूट कहते हैं, मतलब जैसे आंत्रशोथ है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हाथ साफ ना रखना, बाथरूम जाने के बाद हाथ साफ ना करना। तो जिसको वो इन्फेक्शन है, अगर वो हाथ साफ नहीं करेगा तो बाकी चीज़ों में लगेगा, बिल्कुल, और उससे और लोगों को वही बीमारी होगी। तो इसमें लक्षण यही रहते हैं दोनों बीमारियों में, ए और ई में, कि एक तो दस्त लगना, उल्टी आना, और आंत्रशोथ के साथ साथ क्योंकि हेपेटाइटिस है तो इसमें लिवर की सूजन की वजह से लिवर के हिस्से के ऊपर दर्द हो सकता है, पीलिया आ सकता है, पीलिया आएगा। ये दोनों बीमारियां ही करीब 2 से 10 हफ्ते तक शरीर में रहता है ये वायरस, उसके बाद इसके लक्षण आने शुरू होते हैं। आंत्रशोथ में इसलिए फ़र्क है, ये आंत्रशोथ हम यूजुअली कुछ घंटे या कुछ एक ही दिन में अपना असर दिखाना शुरू करता है। जनरली क्या होता है सर कि यकृत की जो बीमारी होती है, लीवर की जो बीमारी होती है, उसे लोग सीधा पेट दर्द मान के या कुछ और मान के इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और जिस तरह से बीमारी बहुत सारे लोगों में आती है, ठीक उसी प्रकार से इसके इलाज करने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ऐसा कैसे पता चले कि उसे यकृत वाली बीमारी है? ऐसा कौन से लक्षण है जिससे कि वो डायरेक्ट जाकर डॉक्टर से सलाह ले? बिल्कुल, अगर हम ए और ई की बात करें तो किसी को भी अगर पीलिया है, साथ में उसको बुखार आता है, पेट में दर्द रहता है और दस्त लगते हैं या उल्टियां आती हैं, जी हाँ, तो ये लक्षण आप मान के चलिए कि आपको वायरल हेपेटाइटिस रूल आउट करना है, मतलब उसकी जांच करानी है। जी हाँ। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या जो भी डॉक्टर लिवर की बीमारियों के बारे में जानकारी रखता है उनके पास जाएं। एक और बीमारी का नाम सुनने में आता है लिवर सिरोसिस। बिल्कुल,
ये किस कारण से होती है और क्या ये हेपेटाइटिस ए के सेगमेंट में आती है? नहीं जी, इसका जवाब है हेपेटाइटिस बी, सी और डी। अच्छा, ठीक है। तो ए और ई आप मान लीजिए जॉन्डिस विद आंत्रशोथ मान लीजिए, ठीक है। और बी और सी आप ऐसी क्रॉनिक बीमारी मान लीजिए, मतलब कि इसका तुरंत शरीर पे प्रभाव नहीं दिखाई देता। ये दशकों तक, 10 साल 20 साल तक भी शरीर में वायरस लिवर के अंदर धीरे धीरे पनपता है, और एक तरह से आप समझिए कि जो लिवर के नॉर्मल सेल्स हैं उनको खराब करता है और ऐसी चोट पहुंचाता है कि वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं नॉर्मल लिवर के सेल्स, तो लिवर फेलियर हो जाता है। तो ये बिल्कुल अलग लक्षण दिखाता है। खामोश मृत्यु या शांत मौत जिसे कहते हैं वो बी और सी के कारण आती है जी। एक और चीज़ है इसमें कि जिसे कहते हैं कि संक्रमित रक्त लेने से या संक्रमित निडिल यूज़ करने से या टैटू गुदवाने से हेपेटाइटिस के रोग हो जाते हैं, वो भी बी और सी में ही बिल्कुल माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ये। उसके क्या लक्षण हैं अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ हुई है तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे भी जैसे हमने बात करी बी सी डी ए ई से लक्षण में फर्क होता है, और आपने कहा जैसे संक्रमण भी अलग होता है, वो खाने पीने से होता है, ये ब्लड इन्फेक्शन से होता है। तो जब ये शरीर में रहता है तो ये लिवर फेलियर के साइंस लेके आता है। लिवर फेलियर के साइंस होते हैं जैसे कि पेट में पानी भर जाना, या पैरों में सूजन आ जाना, गफलत वगैरह आ जाना, या ना कंफ्यूजन होना दिमाग पे। इसमें हमारे आंतों में अमोनिया बनता है जिसको लिवर मेटाबोलाइज करता है, मतलब पचाता है या खत्म करता है एक तरह से। जब ये अमोनिया लिवर नहीं खत्म कर पाता तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है सर्कुलेशन के थ्रू, और फिर वहां जाके ये कंफ्यूजन पैदा करता है। लिवर फेलियर अगर बढ़ जाए तो सारे मेजर जो अंग हैं शरीर के, जैसे कि सबसे पहले किडनी, और आगे चल के रेयर कंडीशंस में या कम परसेंटेज में हार्ट और लंग्स पे भी प्रभाव डाल सकता है। किडनी फेलियर हो सकता है। हमारे आंतों के पास, पेट के पास कुछ खून की नसें होती हैं, वो फूल जाती हैं लिवर फेलियर में, और उससे खून की उल्टी हो सकती है जो कि जानलेवा हो सकती है। तो ये लक्षण है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी से जो हो सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करने से या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी लिवर खराब होता है या लिवर में सूजन आ जाती है, लिवर फेल हो जाता है। क्या वो हेपेटाइटिस की श्रेणी में आता है या वो कोई एक अलग रोग है? वो हेपेटाइटिस की श्रेणी में ही आता है। जी हाँ। उसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस जो अल्कोहल से हुआ है। और जब कोई लंबे समय तक 5-6 साल तक रोज की मात्रा में 60 से 75 ml तक अगर शराब लेता है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि उनको भी लिवर फेलियर हो। लिवर फेलियर चाहे वायरल हेपेटाइटिस से हो, चाहे वो अल्कोहलिक हो, और भी कई कारण होते हैं जिससे हेपेटाइटिस हो। और अगर ये सब कारण ऐसे हैं जिनसे लंबे समय तक लिवर खराब रहता है और इनके लक्षण, क्योंकि लिवर खराब होने के लक्षण सेम रहते हैं, जी हाँ। इन सब बीमारियों में एंड पॉइंट जो है वो सिरोसिस होता है और लक्षण भी सेम होते हैं। ए, बी और ई के बारे में, ए, बी, सी और ई के बारे में, लेकिन डॉक्टर साहब एक और विभाजन जो आपका बचता है वो है हेपेटाइटिस डी। ये क्या है? देखिए, हेपेटाइटिस डी एक अलग फैमिली है वायरस की जो हेपेटाइटिस करता है। इसको हम को इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी कहते हैं। हेपेटाइटिस डी एक ऐसा वायरस है जो अपने आप में अलग से हेपेटाइटिस या इन्फेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, जी हाँ, उसको हेपेटाइटिस डी हो सकता है। तो यूजुअली हम जिन मरीजों में हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट करते हैं उनको डी के लिए भी जांच करते हैं, और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी सेम रहता है जो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है। अगर किसी को दोनों वायरसेस इन्फेक्शन है तो हम बी को ट्रीट करेंगे तो अपने आप डी ट्रीट हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। कुछ समय पहले, जब तक कि हेपेटाइटिस के टीकों का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले और आज के दौर में जब टीके बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या में क्या फर्क पड़ा है? अर्थात कि ये टीके कितने कारगर साबित हुए हैं? देखिए, हेपेटाइटिस बी मैं आपको इस तरह बताता हूँ। जो सबसे कॉमन कारण होता था जी हाँ, लिवर फेलियर का, उसमें हेपेटाइटिस बी आगे आता था। ठीक है। और ये मैं हमारे रीजन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। विश्व भर में हर रीजन में हेपेटाइटिस जो कॉमन होते हैं उसके कारण अलग रहते हैं। तो
हेपेटाइटिस बी का डेफिनेटली जो परसेंटेज है वो पहले से कम है। ठीक है। अभी भी ये सबसे कॉमन कारण ही है, लेकिन क्योंकि ये अब सरकार के द्वारा या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी बच्चे पैदा होते हैं ये लागू होता है कि ये सारे वैक्सीन के साथ लगेगा, तो डेफिनेटली इसकी मात्रा आगे 10 साल 15-20 सालों में आपको और इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक जो मरीज आते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी के जो एज ग्रुप रहता है वो 40, 50, 60, 70 की उम्र का रहता है। तो इसमें से काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि उस टाइम ये वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं था या सब लोग लगवाते नहीं थे। तो डेफिनेटली क्योंकि ये वैक्सीन बहुत अच्छे परसेंटेजेस में कवर करता है न्यूबॉर्न्स को, इसका डेफिनेटली हमें इम्प्रूवमेंट इन्फेक्शन रेट कम में मिलेगा आगे आने वाले समय में। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलें, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं। हेपेटाइटिस ई की जो बात करते हैं तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में उसके रोगी कम पाए जाते हैं, उसका क्या कारण है? मैं इसको पूरी तरह नहीं एक्सेप्ट करूंगा इस स्टेटमेंट को। जो सबसे ज़्यादा इनफैक्ट कॉमन वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस करते हैं वो ई और ए और ई ही होते हैं। ई में मैं आपको इनफैक्ट ये जानकारी देना चाहूँगा, ए और ई ऐसा वायरस हेपेटाइटिस है जो ज़्यादातर लगभग अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें दस्त लगने की वजह से या लिवर में जो चोट पहुंचती है उसकी वजह से किसी को अस्पताल में रहना पड़ सकता है, लेकिन इसकी अपने आप में कोई दवाई नहीं होती हेपेटाइटिस ए या ई को ट्रीट करने के लिए। इनफैक्ट ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान में कई जाने जाती है हेपेटाइटिस बीमारी के कारण, और इसी कारण से लोगों में जागृति लाने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, जो कि हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता बढ़े, और ठीक इसीलिए आज हमने भी डॉक्टर साहब को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट प्रारंभ होता है और रोगी को सबसे पहले क्या करना चाहिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा हेपेटाइटिस ए और ई के लिए मैंने कहा कि ये मरीज को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है, क्योंकि मरीज को फ्लूइड्स की आवश्यकता पड़ेगी। इतना ज़्यादा अगर फ्लूइड लॉस होगा, किसी को उल्टियाँ लग रही हैं, दस्त लग रही हैं, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ने के लिए वो अस्पताल में रह सकता है। एक बात और हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये सारे मरीजों में अपने आप ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स होंगे ऐसे होते हैं जो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, लेस देन 3% में ऐसे होते हैं जिनको ए और ई की वजह से पूरी तरह लिवर फेलियर हो जाता है और उनको कभी कभी अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें एक बात बिल्कुल अलग से ध्यान रखने की जो वो ये है कि हेपेटाइटिस ई खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ में, गर्भावस्था में, ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जानलेवा हो सकता है। ये 15 से 25% जो गर्भावस्था लेडीज़ हैं उनमें ये जानलेवा हो सकता है, जो कि आमतौर पे नहीं होता। तो ये ए और ई का, इसलिए मरीज को मैं सलाह दूंगा कि अस्पताल में भर्ती हूँ। चिंता तब करें जब डॉक्टर बताए कि ये अभी जो इन्फेक्शन है जानलेवा हो रहा है, अथवा ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक क्योंकि लीवर से संबंधित आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लीवर इसमें पूरा इफेक्ट होता है, लीवर का कितना % हिस्सा बताया जाता है कि लीवर का 50%, 60% हिस्सा भी अगर खराब हो तो उसके बाद भी लीवर कार्य करता रहता है, वो क्या रेशो है सर? देखिए, ये एक नंबर है जी हाँ। और इसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अगर हम एक नॉर्मल लिवर लें, नॉर्मल लिवर मांगें, एक ऐसा व्यक्ति जो यंग है, उसका लिवर हेल्दी है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि अगर हम 70% तक लिवर ले लें, जी हाँ, 28 to 30% लिवर रह जाए किसी में, तो भी अगर वो नॉर्मल लिवर है और नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो वो लिवर क्षमता रखता है अपने आप से पूरे साइज में फिर से ग्रो करने की। उसमें करीब 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्वयं लीवर ट्रांसप्लांट पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं जी। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि असल में लीवर ट्रांसप्लांट क्या है, ये किस किस स्थिति में ज़रूरत पड़ती है और इसको करने के बाद पेशेंट को क्या फ़र्क पड़ते हैं? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट शायद जो सबसे बड़ा ऑपरेशन कोई करवा सकता है वो है। तो ऑब्वियस है कि ये तभी करा जाएगा जब
इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं हो। जी हाँ। किस किस स्थिति में मतलब ये आवश्यकता पड़ सकती है? उसमें ये है कि जैसे दो मेन कंडीशन आप हैं जिनमें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। एक तो किसी का लिवर नॉर्मल था और एकदम से उसका फेलियर हो जाना। ठीक है। जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं, खास तौर से जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, पैरासीटामोल या क्रोसिन जिसे कहते हैं, अगर वो घातक मात्राओं में ले ली जाए, लीथल डोजेज में ले ली जाए, तो वो एक्यूट लिवर फेलियर कर सकती है। कोई बहुत ज्यादा एकदम से शराब पी ले, जी हाँ, उसमें एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। जैसे मैंने कहा वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, उनमें एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। मतलब कहने का कि एक पल लिवर ठीक था और एकदम से उसको हानि पहुंची है और वो एकदम से खराब हुआ है, उसको एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। बाकी जो मेन कंडीशंस हैं, जैसे आपने पहले नाम लिया सिरोसिस। जी हाँ। सिरोसिस आप समझ लीजिए एंड स्टेज लिवर डिजीज और सिरोसिस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, आजकल नैश होता है जो एक ओबेसिटी और लाइफस्टाइल की वजह से उभर के आ रहा है सिरोसिस का कारण बहुत सारे होते हैं। लेकिन एंड पॉइंट अगर सिरोसिस है तो सिरोसिस में अगर वो एडवांस हो गई है, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, एक मेल्ड स्कोर होता है और सीटीपी और कई क्राइटेरिया होते हैं। जी हाँ, जी। अगर उस क्राइटेरिया में पेशेंट फॉल करता है सिरोसिस का, तो उसका ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट है। और क्या आपने बताया कि सबसे बड़ा ऑपरेशन मेडिकल की भाषा में कहा जाता है या किसी भी उसमें कहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है, तो कितना समय इसमें लगता है और कितना मतलब पेशेंट को रिकवर करने में समय से मेरा मतलब वो सब कितना है इसमें? देखिए, अगर हम एवरेज लें, इसमें मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा, अगर किसी को पूरा लिवर मिलता है, जी हाँ, जिसको हम डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है। हफ्ते 10 दिन में ज्यादातर मरीज घर चले जाते हैं। एक लाइव डोनर ट्रांसप्लांट होता है, उसमें क्योंकि मरीज को 50% लगभग 50% लिवर मिलता है, तो लिवर क्योंकि रीजनरेट होने में टाइम लगता है, उसमें रिकवरी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा लगती है। कहने का मतलब यह है 2-3 हफ्ते में यूजुअली लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट घर चले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है, बहुत शॉर्ट में मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा। मेडिकल साइंस की तरक्की आगे क्या कहती है, फ्यूचर में क्या इसकी आशाएं हैं जिससे कि इस रोग पर विजय पाए जा सके? देखिए, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो यह है कि हमारे पास अब हेपेटाइटिस, खासतौर से सी की, बी का तो हमारे पास ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से है। सी की ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो 95 to 99% क्लेम करती हैं कि वो वायरस को ट्रीट कर सकती हैं। इसमें जो एडवांसमेंट रिसर्च में ट्रांसप्लांट में है वो भी कई हैं। अभी तक हम सुनते थे कि भाई हार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, किडनीज को किया जा रहा है। अब ऐसी मशीनें आ गई हैं, या अभी कॉमन नहीं हुई हैं लेकिन ऐसी आ गई हैं, हाँ, या रास्ते में है, मतलब आने वाली हैं जो लिवर को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। तो डेफिनेटली ज्यादा लोगों को ये ऑपरेशन उपलब्ध हो पाएगा। तो ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ जैन जो बता रहे थे किस प्रकार हम हेपेटाइटिस रोग पर विजय पा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए रोग पर चर्चा करने के लिए। देखते रहिए A1 TV।